हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। मेरा नाम है स्नेहा और आज की ये क्लास लैब असिस्टेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ में जो स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैसे रहने वाली है वो तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि हम जो ये क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ ना क्वेश्चन पढ़ करके राइट टिक मार्क करेंगे, साथ साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देखेंगे और जो बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों उनको भी पूरा डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ होगा, आप उसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और हाँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो अपनी क्लास 11-12 की बुक है एनसीईआरटी की, सिर्फ उन्हीं से रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। ठीक है, ऑप्शन एक है कृषि भूगोल, दूसरा है मृदा भूगोल, तीसरा है पर्यटन भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, उसकी 4 शाखाएं दी हुई है। पहला है जो भौतिक भूगोल है उसकी है एक भूआकृतिक भूगोल यानी जो जियोमॉर्फोलॉजी है। ठीक है, भूआकृतिक विज्ञान यानी भूगोल, भूआकृतिक भूगोल। दूसरा है जलवायु भूगोल, जलवायु भूगोल। और तीसरा है जल भूगोल, जल भूगोल। और चौथा इसमें हो जाएगा मृदा भूगोल, मृदा भूगोल। ठीक है, तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा कि जो भौतिक भूगोल है उसकी शाखा है मृदा भूगोल, और जो कृषि भूगोल और पर्यटन भूगोल है ये है आर्थिक भूगोल की शाखा। किसकी है? आर्थिक भूगोल की शाखा। ठीक है, और जनसंख्या भूगोल है ये अपने आप में एक अलग भूगोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किसमें पृथ्वी पर आदि मानव का आगमन हुआ है। ऑप्शन एक है पुरानूतन यानी पैलियोसिन, दूसरा है आदि नूतन यानी इयोसिन, तीसरा है अभिनूतन यानी होलोसिन, और चौथा है अत्यंत नूतन यानी प्लेस्टोसिन। तो कौन से युग में जो है ये आदि मानव है इसका पृथ्वी पर आगमन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। जो अत्यंत नूतन प्लेस्टोसिन युग है उसमें जो है आदि मानव का आगमन हुआ था। ठीक है, आदि मानव का। उसके बाद में है जो अभिनूतन है होलोसिन। होलोसिन में किसका हुआ है? जो आधुनिक मानव मानव है, होमोसेपियंस है ना। ठीक है, उसका किस में हुआ है? उसका हुआ है प्लिस्टो होलोसिन में। ठीक है, आधुनिक मानव का। ठीक है, तो ये जो अपने एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत चैप्टर जो क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत, चैप्टर नंबर 2 है उसका पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। उसमें एक डायग्राम जो एक सारणी बना करके दी हुई है उसको आपको अच्छे से देखना है। देखो, इन क्वेश्चन को पढ़ने से या करने से हमें पता चलता है कि जो एनसीईआरटी है हमें किस तरीके से पढ़नी चाहिए, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन जो है हमें वहां पर किस तरीके से करने हैं। इन सब को करने से हमें यहाँ पर ये फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दुर्बलता मंडल है यानी एस्थेनोस्फीयर है कि चट्टानें निम्नलिखित पदार्थों की अवस्थाओं में किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन एक है ठोस चट्टानें, दूसरा है तरल चट्टानें, तीसरा है अर्ध तरल चट्टानें, और चौथा है परतों के रूप में ठोस चट्टानें। यानी जो एस्थेनोस्फीयर है, सबसे पहले एस्थेनोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं कि एस्थेनोस्फीयर जो है अपर मेंटल में, किसमें? अपर मेंटल में, जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल में 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का जो अपर मेंटल का भाग है वो है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, यानी दुर्बलता मंडल। जैसे ये क्या है? ये हो गई अपनी क्रस्ट, और ये है मेंटल, और ये है कोर। तो जो ऊपर का 400 किलोमीटर का भाग है, अपर मेंटल का जो ये 400 किलोमीटर का भाग है, ये क्या है? ये है दुर्बलता मंडल। ये क्या है? दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। ठीक है,
और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, अपर मेंटल में 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है लो वेलोसिटी ऑफ जोन, ठीक है, या जोन ऑफ लो वेलोसिटी, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इसको मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। तो इसमें पूछा है कि ये किस कैसी अवस्था में पाया जाता है, ये पाया जाता है अर्ध तरल अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा कि जो दुर्बलता मंडल है अपर मेंटल में 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है और इसकी ये जो है इसकी चट्टानें अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्लेट प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन एक है मैकेंजी, दूसरा है ऑर्टिलियस, तीसरा है पार्कर, चौथा है मॉर्गन। यानी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था, इनमें से कौन सा जो वैज्ञानिक इसमें से नहीं आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 3 जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा 1967 में दिया गया था, ठीक है। ये वाली भी हमें जो सन है ये हमें याद रखनी है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। इन तीनों ने क्या किया था, इन तीनों ने जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था, 1967 में दिया था। इसके अलावा एक और दिया हुआ है ऑर्टिलियस। ऑर्टिलियस क्या है, ये एक डच मानचित्रवेता था, डच मानचित्रवेता, मानचित्रवेता, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1596 में 1596 में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व यूरोप अफ्रीका, यूरोप व अफ्रीका, अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों की, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी, एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी, ठीक है। तो ये ऑर्टिलियस का हो गया। और एक और दिया हुआ है अपने उसमें एनसीईआरटी में कि जो एंटीनियो पेलेग्रिनी है, एंटीनियो एंटीनियो पेलेग्रिनी, ठीक है। एंटोनियो पेलेग्रिनी क्या किया था, सबसे पहले तीनों मानचित्र जो तीनों ये हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों को जोड़ करके एक मानचित्र बनाया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तीनों महाद्वीपों का मानचित्र बनाया था, ठीक है, मानचित्र बनाया था। तो जो ऑर्टिलियस है इसने क्या किया, इन्होंने तो 1596 में सिर्फ संभावना व्यक्त की थी। डायग्राम किसने, मानचित्र किसने बनाया था, ये बनाया था एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। और एक और दिया हुआ है कि जो बुराड़ महोदय हैं 1964 में बुराड़ महोदय ने क्या किया था कि जो अटलांटिक तट है उन दोनों को जोड़ करके, मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से जो अटलांटिक तट है उनको जोड़ने की जो है जोड़ करके एक डायग्राम बनाया था, एक मानचित्र बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति बहिर्वेदी है। ऑप्शन एक है बैथोलिथ, दूसरा है लैकोलिथ, तीसरा है सील और चौथा है शंकु। तो ये जो आकृतियां दी हुई हैं जो मतलब ये कौन सी बहिर्वेदी है, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा, शंकु बहिर्वेदी है। और बैथोलिथ, लैकोलिथ, सील, डाइक, लैपोलिथ और फैकोलिथ ये सभी क्या है, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं। तो एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं। बैथोलिथ क्या है, बैथोलिथ सबसे अधिक गहराई पर, यानी अधिक गहराई पर एक गुंबदाकार संरचना है। कैसी संरचना है, गुंबदाकार, ठीक है। तो इनकी संरचना कैसी देखने को मिलती है हमें, इस तरीके से गुंबद के आकार की संरचना किसकी देखने को मिलती है, ये मिलती है हमें बैथोलिथ की, ठीक है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में धरातल के अंदर अधिक गहराई पर ऐसे गुंबदाकार संरचना जो हमें देखने को मिलती है वो है बैथोलिथ की। इसी के साथ में एक और है, वो है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है, लैकोलिथ में एक गुंबदाकार संरचना है, ये भी क्या है,
गुंबदाकार संरचना है, ठीक है। लेकिन ये जो बैथोलिथ है उससे थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये बैथोलिथ अधिक गहराई पे पाया जाता है और लैकोलिथ उससे थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। गुंबदाकार संरचना होने के साथ साथ में क्या होता है कि यह एक पाइप के द्वारा ऐसे गुंबदाकार संरचना है और एक पाइप के द्वारा क्या होता है कि एक मैग्मा चैम्बर से जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? ये रहता है लैकोलिथ। फिर उसके बाद में है एक और आता है सील। सील क्या है? पहले एक बार वो देख, सील क्या है? सील मैग्मा का क्षैतिज जमाव। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैग्मा का क्षैतिज जमाव क्या है? क्षैतिज जमाव है। मैग्मा का क्षैतिज जमाव सील है, ठीक है, जमाव। जब मैग्मा का जमाव ऐसे होता है तो किसका निर्माण होता है? सील का। और सील का ही एक और सील की जैसी एक और संरचना हमें देखने को मिलती है शीट, ठीक है। सीट जो है सील के कंपैरिजन में थोड़ी सी पतली होती है, यानी ये भी क्षैतिज मैग्मा का क्षैतिज जमाव है, लेकिन ये सीट की तुलना में, सील की तुलना में थोड़ी पतली परत हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में एक और है, जैसे ये लैकोलिथ है, एक है लैपोलिथ। लैपोलिथ, लैपोलिथ क्या है कि जब मैग्मा का जमाव बेसिन के रूप में, कैसे? बेसिन के रूप में या तस्तरी के रूप में, या फिर तस्तरी के रूप में होता है, जैसे ऐसे ऐसे मैग्मा का जमाव हमें देखने को मिलता है, तो वो वाली स्थलाकृति कौन सी होगी? वो होगी लैपोलिथ। फिर है एक है फैकोलिथ। फैकोलिथ, फैकोलिथ क्या है? जब मैग्मा का जमाव अपनति और, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा भी था, ये जो अंतर्वेदी संरचनाएं हैं उनके इनके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मिलान के रूप में या फिर जिस तरीके से ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। अपनति एंड अभिनति के रूप में, अभिनति के रूप में, कैसे? ऐसे, ठीक है। जब जमाव, मैग्मा का जमाव ऐसे अपनति और अभिनति में होता है तो वो कौन सी स्थलाकृति कहलाएगी? वो कहलाएगी फैकोलिथ। उसके अलावा एक और है डाइक। क्या है? डाइक। डाइक क्या है कि जब मैग्मा का जमाव ऊर्ध्वाधर होता है, कैसे होता है? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऐसे खड़ी दीवार के रूप में हमें जब मैग्मा का जमाव देखने को मिलता है तो वो वाली कौन सी संरचना होगी? ये होगी डाइक। तो आपको इन सभी के नाम और इनकी जो संरचनाएं हैं वो किस तरीके की हैं वो सभी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले बैथोलिथ। बैथोलिथ अधिक गहराई में पाई जाने वाली गुंबदाकार संरचना है। फिर है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है? लैकोलिथ भी, ये क्या है? गुंबदाकार संरचना, ठीक है। लैकोलिथ भी क्या है? लैकोलिथ गुंबदाकार संरचना है, लेकिन ये एक पाइप के द्वारा मैग्मा चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में है सील। सील क्षैतिज जमाव है मैग्मा का, ठीक है, एक सीट के रूप में, ऐसे पतली चादर के रूप में। फिर इसी का दूसरा रूप है सीट। जब मैग्मा का जमाव एक पतली चादर के रूप में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? शीट कहा जाता है। फिर है लैपोलिथ। लैपोलिथ में क्या है? जब मैग्मा का जमाव एक तस्तरी के रूप में, ऐसे एक बेसिन के रूप में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लैपोलिथ कहा जाता है। फिर है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है? जब मैग्मा का जमाव ऐसे लहर के रूप में अपनति और अभिनति में होता है तो उसको कहा जाता है फैकोलिथ। फिर है डाइक। डाइक में क्या होगा कि जब मैग्मा का जमाव एक खड़ी दीवार के रूप में, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में जब मैग्मा का जमाव होता है तो वो क्या हो जाएगा? डाइक हो जाएगा। नेक्स्ट है, और शंकु क्या है? शंकु हम सभी जानते हैं कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ये मान लो कि यहाँ से ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ किसका निर्माण होता है? यहाँ होता है शंकु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तीव्र गति वाला वृहद संचलन कौन सा है? सबसे तीव्र गति वाला वृहद संचलन यानी मास मूवमेंट कौन सा है? ऑप्शन एक है सेल संचलन, दूसरा है सेल मलबा का खिसकना, तीसरा है सेल का खिसकना, चौथा है सेल पतन। तो क्या होता है कि जो मास मूवमेंट है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। जो मास मूवमेंट है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है स्लो और एक होता है रैपिड, यानी तीव्र गति से, ठीक है, रैपिड। तो रैपिड में एक सबसे जो तेज गति का होता है वो होता है मड संचलन। मड संचलन, या फिर इसको कहा जाएगा पंख या कीचड़ प्रवाह, ठीक है। सबसे तीव्र गति से प्रवाह यहाँ पर इसका होता है, लेकिन हमें ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है। इसमें पूछा है सेल संचलन और सेल मलबा का खिसकना और सेल का खिसकना। ये तीनों संरचनाएं कैसे बनती हैं? जैसे ये पहाड़ी ढाल है कोई, ठीक है, पहाड़ी ढाल है, ये पहाड़ी है, और यहाँ से जो सेल है वो लुढ़कती हुई और इस पहाड़ी को स्पर्श करती हुई क्या है? नीचे की तरफ आती हैं। ये हो जाएगी लगभग इन तीनों की
स्थिति। फिर है सैल पतन। सैल पतन में क्या होता है कि जैसे ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है और इसकी खड़ी ढलान है, खड़ी ढलान है, तो यहाँ से सैल टूटने के बाद डायरेक्ट तीव्र गति से नीचे आकर के गिरती है, किसमें? सैल पतन में। तो तीव्र गति से आकर गिरेगी, यानी सबसे तीव्र गति वाला वृहद संचलन किसमें होगा? ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, सैल पतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट नहीं है। ऑप्शन एक है अरेबियन प्लेट, दूसरा है अफ्रीकी प्लेट, तीसरा है फिलीपींस प्लेट और चौथा है कॉकोस प्लेट। तो कौन सी प्लेट है जो लघु प्लेट का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है? अपने एनसीईआरटी में जो वृहद प्लेट, बड़ी प्लेटें दी हुई हैं वो 7 दी हुई हैं, और एक बार एनसीईआरटी जो केवीएस का एग्जाम है उसमें पूछा भी था कि बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 7 हो जाती है। और कई जगह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक ही प्लेट मान लिया जाता है, तो वहां पर 6 भी हो जाती है। तो यहाँ हमें पूछा है कि कौन सी प्लेट जो है लघु प्लेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। जो अफ्रीका है वो एक वृहद प्लेट का एग्जाम्पल है। अरेबियन प्लेट क्या है? जो अरब प्रायद्वीप है वहां पर पाई जाती है अरेबियन प्लेट। जो लघु प्लेट है यानी जो वृहद प्लेट है उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो लघु प्लेटें हैं वो, ठीक है। तो इनकी लोकेशन हमें याद होनी चाहिए, नाम भी याद होना चाहिए और लोकेशन भी हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले अरेबियन प्लेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी तक कभी पूछा भी नहीं गया है। इसके अलावा है फिलीपींस प्लेट। जो फिलीपीन प्लेट है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप और कहाँ पाई जाती है? प्रशांत, जो प्रशांत प्लेट है, एशियाई प्लेट, जो सॉरी एशिया महाद्वीप ही है, एशिया महाद्वीप व प्रशांत प्लेट के बीच में, प्रशांत प्लेट के बीच में, ठीक है। इसकी लोकेशन है किसकी? फिलीपीन प्लेट की। उसके बाद में है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जो प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट और जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, वहां पाई जाती है कोकोस प्लेट। उसके बाद में है नाजका प्लेट। नाजका प्लेट कहाँ पाई जाएगी? नाजका प्लेट है जो कोकोस प्लेट है वो प्रशांत प्लेट और मध्य अमेरिका के बीच में पाई जाती है, मध्य अमेरिका के बीच में, ठीक है। और जो कोकोस नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट कहाँ पाई जाएगी? ये प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, दक्षिणी अमेरिका के बीच में, ठीक है। इसके अलावा एक और है, वो कौन सी है? एक है कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। इन प्लेटों के बारे में बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी लोकेशन को लेकर के, ठीक है। जो कैरोलिन प्लेट है वो कहाँ है? ये है न्यू गिनी के उत्तर में, न्यू गिनी के उत्तर में, ठीक है। और एक प्लेट और है फ्यूजी प्लेट। कौन सी है? फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में जो है इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लघु प्लेटें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाई के समानांतर कटक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन एक है प्राकृतिक तटबंध, दूसरा है विसर्पी रोधिका, तीसरा है बालू रोधिका, चौथा है नदी विसर्प। तो जो नदियां बह रही है उनके समानांतर, यानी जैसे ये नदी का प्रवाह है, ठीक है, ये क्या है? ये नदी का प्रवाह है, तो इसके समानांतर जो कटक का निर्माण होता है वो क्या नाम है उनका? उनका नाम हो जाता है प्राकृतिक तटबंध, ठीक है। एक है नदी विसर्पी रोधिका, या फिर इसको नदी रोधिका भी कह दिया जाता है, या पॉइंट बार इसको इंग्लिश में कह दिया जाता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है कि जो नदी प्रवाहित हो रही है जिसके ये उत्तल ढाल होते हैं,
ये जो उत्तल किनारे हैं नदी के, यहाँ पर किसका निर्माण होता है? विसर्पी रोधिका का, विसर्पी रोधिका का, विसर्पी रोधिका का। फिर है बालू रोधिका, बालू रोधिका कुछ नहीं है। फिर नदी विसर्प, नदी विसर्प क्या होता है कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में या निम्न ढाल वाले क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि नदी जो है ऐसे मियांडर बनाने लगती है, यानी नदी विसर्प का निर्माण करने लगती है। विसर्प क्या होता है? ऐसे जो नदी घुमाव में ऐसे, ये क्या है? ये क्या हो गया? ये है विसर्प, विसर्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सर्वाधिक सूर्य तप किसमें प्राप्त होता है? ये वाला क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि जो पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप इंसोलेशन किसमें प्राप्त होता है? ऑप्शन एक है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, दूसरा है उपोष्ण सागरीय क्षेत्र, तीसरा है उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा है शीतोष्ण क्षेत्र। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पर सूर्य की किरणें, वहां पर क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, यानी सूर्य जो है, जो स्थिति है सूर्य की वो लगातार जो है वहीं बनी रहती है। उससे क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य तप प्राप्त अधिक होना चाहिए, लेकिन अधिक प्राप्त न होकर के कम प्राप्त होता है। मतलब बाकी की कंपैरिजन में जहां हमसे पूछा है वो भी हम देखेंगे कि यहाँ कम प्राप्त क्यों पाता है, कि यहाँ पर जो है सूर्य की क्या होता है कि इन क्षेत्रों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, बादलों का निर्माण होता है, उससे क्या होगा कि सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट जितनी आनी चाहिए थी उतनी धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं और उस क्षेत्र को गर्म नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना एक गलत हो जाएगा। दूसरा है उपोष्ण सागरीय क्षेत्र, तो उपोष्ण सागरीय क्षेत्र में भी आर्द्रता अधिक होने के कारण बादलों का निर्माण होता है, इससे भी सूर्य तप की प्राप्ति अधिक नहीं हो पाती है। फिर है उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, तो उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा। क्यों होती है? क्योंकि ये वाले क्षेत्र जो है बादल रहित होते हैं, यहाँ पर बादल नहीं होते हैं, ना के बराबर हमें बादल देखने को मिलते हैं, और जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं और उनको पृथ्वी के धरातल को गर्म करती हैं। इसलिए यहाँ पर उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। और ये वाला क्वेश्चन कई बार कथन कारण में भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है बादल हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ये क्षेत्र बादल रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आराम कुर्सी की तरह है? तो ऑप्शन एक है सर्क, दूसरा है स्पर, तीसरा है अरेत या अरेती और चौथा है कॉल। तो आराम कुर्सी की तरह क्या है कि जैसे ये क्या है, ऐसे एक संरचना बनती है, ठीक है, ऐसे, तो इसको कह दिया जाता है सर्क। ये क्या है? सर्क। सर्क का निर्माण होता है और सर्क को एक और नाम से जाना जाता है हिम कवर, हिम हिमगवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसे हमें देखने में क्या लगते हैं? ऐसे एक आराम कुर्सी की तरह लगते हैं, तो इनको कह दिया जाता है आराम कुर्सी की तरह दिखने वाले क्या है? सर्क होते हैं। फिर है, ये क्या है? आराम, ये नदी के द्वारा जो हिमनद है उनके द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। सर्क क्या है? नदी के द्वारा निर्मित, हिमनद के द्वारा, हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है, अपरदनात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से हो जाएंगे? एक है अरेत या अरेती, इसको कह दिया, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है तीक्ष्ण कटक, तीक्ष्ण कटक। इसकी जो संरचना है वो हमें कैसे देखने को मिलती है? कंघी या आरी के समान, कंघी या आरी के समान, आरी के समान। ठीक है, तो ये वाला भी पूछा जाता है कि कौन सी स्थलाकृति है जिसकी संरचना हमें कंघी या आरी के समान देखने को मिलती है, वो हो जाएगी अरेत या तीक्ष्ण कटक। फिर है कोल, कोल को क्या कह दिया जाता है? दर्रे। जब दो सर्क अपर्दन करते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या होता है कि एक सर्क इधर से और एक सर्क इधर से, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो है एक हमें दर्रा देखने को मिलता है, उसको कह दिया जाता है कोल। उसके अलावा और कौन कौन सी हो जाती है? हिमानी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, एक हो जाएगा यू आकार की घाटी, ठीक है, यू आकार की घाटी, एक है लटकती घाटी, लटकती घाटी, ठीक है, ड्रमलिन,
ये तो क्या है, ये है, ये मतलब जो सर्क है, अरेत है, कोल है और यू आकार की घाटी, लटकती घाटी और ये सब क्या है, तीक्ष्ण कटर, ये सब है अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां। किससे निर्मित है? ये है अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां, अपर्दन से निर्मित अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां। इसी के साथ एक और होता है, क्या होता है? निक्षेप, जो हिमनद के द्वारा निर्मित निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। निक्षेपण से क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा हिमोड, हिमोड, एस्कर, ठीक है, ड्रमलिन और एक हो जाएगा हिमद्योत मैदान, हिमद्योत मैदान, ठीक है। तो ये किससे है? ये निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां हैं और ये वाली अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊंचाई पर ऊंचाइयों में से कहां पर हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है? ऑप्शन एक है 100 किलोमीटर पर, दूसरा है 120 किलोमीटर पर, तीसरा है 140 किलोमीटर पर और चौथा है 160 किलोमीटर पर। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा नगण्य कितनी किलोमीटर पे हो जाएगी? ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। 120 किलोमीटर पर इसकी मात्रा नगण्य हो जाती है। इसके अलावा एनसीईआरटी में CO2 और जो जलवाष्प है उसके बारे में भी दिया हुआ है, यानी CO2 और जो जलवाष्प है इनकी मात्रा कितने किलोमीटर पर नगण्य हो जाती है? 90 किलोमीटर पर इनकी मात्रा हमें देखने को, मतलब नगण्य हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की विलोमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपयुक्त है? ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए तो ऑप्शन ए है लंबी सर्दी की रात और साफ आसमान, दूसरा है लंबी सर्दी की रात और शांत हवा, तीसरा है साफ आसमान और शांत हवा, चौथा है लंबी सर्दी की रात, साफ आसमान और शांत हवा। तो जो तापमान विलोमता क्या होता है? एक तो होता है सामान्य ताप पतन की दर, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें तापमान में कमी देखने को मिलती है। तो किन्हीं कारणों से कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है और उसी को कह दिया जाता है तापीय विलोमता, ठीक है। जब हमें सामान्य ताप पतन दर की विपरीत स्थिति देखने को मिलती है तो उसको कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो तापीय विलोमता की जो स्थिति है वो कब होती है? तो ऑप्शन नंबर अपना जो है 4 सही हो जाएगा, लंबी सर्दी की रात, साफ आसमान, शांत हवा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मतलब जो तापीय विलोमता है इसमें क्या होगा कि अगर लंबी सर्दी की रात में क्या होगा कि जो पार्थिव विकिरण दिन में आती हैं तो वो पूरी तरह से विमुक्त हो जाती हैं वहां से, यानी रातें लंबी होंगी। तो क्या होगा कि वो लंबी होने से क्या होगा कि जो पार्थिव विकिरण है उनका उत्सर्जन अधिक होगा। साफ आसमान यानी बादल रहित होने से वो उनको रोक नहीं पाएंगी, ठीक है। फिर है शांत हवा, हवा का शांत होना जरूरी है। अगर हवा चल रही है तो क्या होगा, जो तापीय विलोमता है उसकी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो उसका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, हवा के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का वह सक्रिय कारक निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें उर्वरता में बढ़ोतरी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन एक है मूल पदार्थ, दूसरा है स्थलाकृतिक, तीसरा है जलवायु और चौथा है कलावधि। तो जो मृदा निर्माण है उसके 5 कारक दिए हुए हैं। कौन कौन से कारक हैं? एक तो हो जाएगा मूल पदार्थ, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है जलवायु, चौथा है कलावधि और एक पांचवा और है जैविक क्रियाएं, ठीक है, जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं। तो इसमें पूछा है कि जो मृदा निर्माण का सबसे सक्रिय कारक कौन सा है, ठीक है, सक्रिय कारक कौन सा है एनसीईआरटी में सबसे सक्रिय? तो देखो वैसे तो होता है जैविक क्रियाएं, लेकिन ये अपने ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सबसे सक्रिय कारक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना बी से 3 सही हो जाएगा, जलवायु। जो मूल पदार्थ और स्थलाकृतियां और कलावधि हैं ये सभी क्या है? ये है निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय कारक, ठीक है। तो ये 5 कारक भी हमें याद होने चाहिए। मृदा निर्माण के 5 कारक कौन कौन से हैं और ये हमें इनके सबके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित ऊंचाई पर किस पर ओजोन परत बहुतायत में पाई जाती है?
ऑप्शन एक है 7 किलोमीटर से 37 किलोमीटर, दूसरा है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, तीसरा है 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर और चौथा है 22 किलोमीटर से 67 किलोमीटर तक। तो जो ओजोन परत है वो पाई जाती है अपनी समताप मंडल में, ठीक है। जो समताप मंडल है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी क्षोभ मंडल सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो समताप मंडल में क्या होता है कि हमें एक ओजोन परत देखने को मिलती है, ओजोन गैस है उसकी परत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ओजोन परत है, यही सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जो जीव जंतु या वनस्पति है उनकी सुरक्षा करती है। तो इसकी जो मोटाई पूछी है कि कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो है ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारा जल वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों में निम्न ऊंचाई वाले द्वीप निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक है निमग्न द्वीप, दूसरा है समुद्री टीला, तीसरा है परवाल द्वीप और चौथा है महासागरीय कटक, ठीक है। तो जो उच्चावच की लघु आकृतियां हैं वहां से क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा है कि खारा जल में रहने वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों के निम्न ऊंचाई वाले द्वीप कौन से हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो इसमें क्या है कि हमें नुकीले शिखर वाले ऐसे समुद्री टीले जो पर्वत जैसे हमें टीले दिखाई देते हैं, जो नुकीले शिखर वाले होते हैं उनको कह दिया जाता है समुद्री टीला, ठीक है। ये क्या है? ये है समुद्री टीला, समुद्री टीला, ठीक है। और ऐसी ही एक ये मतलब जो ये सतह है जल की, इसके ऊपर हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये जो जल की सतह है उसके नीचे ही हमें मतलब देखने को मिलते हैं, ऊपर इनकी जो है चोटी हमें दिखाई नहीं देती है। एक और ऐसी ही संरचना होती है, एक और ऐसी ही संरचना होती है, लेकिन उसके जो है शिखर नुकीले ना होकर के ऐसे हमें सपाट देखने को मिलते हैं और इसको कह दिया जाता है निमग्न द्वीप, निमग्न द्वीप, या इसको एक और नाम दे दिया जाता है गुयोट, ठीक है। ये वाला शब्द भी कई बार आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में है जो प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में। तो जो प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप ना तो ये बहुत ज्यादा शुद्ध पानी में पाए जाते हैं और ना ही खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। ज्यादा शुद्ध पानी में भी ये नहीं पनपते हैं और खारे पानी में भी नहीं पनपते हैं, तो तीसरा तो अपना गलत हो जाएगा। दूसरा है समुद्री टीला, समुद्री टीला क्या है? ये नुकीले शिखर वाले जो है समुद्री एक तरीके के पर्वत होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि निम्न ऊंचाई, तो निम्न ऊंचाई का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसकी ऊंचाई जो है ये जो गुयोट है इसकी ऊंचाई हमें जो है इससे कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा, निमग्न द्वीप, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? निमग्न द्वीप है जो प्रशांत महासागर है, इसमें लगभग इनकी संख्या 10,000 बताई गई है, ठीक है। और समुद्री टीला है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इनके एग्जाम्पल भी हमें याद होने चाहिए। समुद्री टीला का एग्जाम्पल है एम्पेरर, एम्पेरर समुद्री टीला, समुद्री टीला ये कहाँ है? ये है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। यहाँ हम जो एक एक जो ऑप्शन है उनके बारे में पूरे डिटेल से देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि यहाँ पर एक तरीके से जो एनसीईआरटी है उसका पूरा निचोड़ है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अपनी बुक में वो सारे के सारे मैं यहाँ आपको बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। इसीलिए ये वाली सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनको पूरी डिटेल में देखने से। तो जो एम्पेरर समुद्री टीला है वो प्रशांत महासागर में है और जो हवाई द्वीप है उन्हीं का ये विस्तार है। उसके बाद में है ये है महासागरीय कटक। तो महासागरीय कटक का क्या होगा? महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है कि जब दो प्लेटें
एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ठीक है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं तो यहाँ पर बनता है महाद्वीप महासागरीय कटक। तो महासागरीय कटक का एक एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको हमें याद रखना है। ये है आइसलैंड, आइसलैंड। आइसलैंड क्या है? ये महासागरीय कटक है, उसी का विस्तार है जहां पर आइसलैंड है, ठीक है। तो ये सब हमें याद होने चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है? ठीक है, किसका प्रकार नहीं है? ज्वार भाटे का प्रकार नहीं है। पहला है दैनिक ज्वार, दूसरा है चौथाई ज्वार, तीसरा है निम्न ज्वार और चौथा है लास्ट है वृत्त ज्वार। तो कौन सा यहाँ पर ज्वार भाटे का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, चौथाई ज्वार इसका आंसर नहीं होगा। दैनिक ज्वार क्या है? दैनिक ज्वार की जब 24 घंटे में एक ज्वार और एक भाटा आता है, लेकिन उनकी ऊंचाई समान होती है, ठीक है। एक ज्वार और एक भाटा, ठीक है, एक भाटा। ऊंचाई कैसी होती है इनकी? ऊंचाई होती है समान, समान ऊंचाई की, ठीक है, समान ऊंचाई के। उसके बाद में है चौथाई ज्वार, ये कोई ज्वार नहीं होता। फिर है निम्न ज्वार। निम्न ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। निम्न ज्वार क्यों आता है? कि जैसे ये हो गया, ये है मान लो यहाँ हो गया मून, ठीक है, ये है अपनी अर्थ और ये है यहाँ पर सन। तो क्या होगा कि जो मून है, यानी पृथ्वी, जो सूर्य और चंद्रमा है, उसके आकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, हमें पृथ्वी पर ज्वार भाटा देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समकोण की स्थिति में जब सूर्य, चंद्रमा और जो पृथ्वी है जब समकोण की स्थिति में होते हैं तो निम्न ज्वार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब ये जो सूर्य है ये अपनी तरफ खींचता है और चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है, यानी इनका आकर्षण बल है जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है, इसलिए हमें निम्न ज्वार की स्थिति देखने को मिलती है। इसी के साथ में एक और है, निम्न ज्वार की स्थिति कब होती है? ये होती है जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी अष्टमी होती है, तब हमें निम्न ज्वार की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में है वृत्त ज्वार। वृत्त ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये सन हो गया, ये मान लो ये अर्थ है और ये क्या है, मून है, तो ये तीनों जब एक सिद्ध में होते हैं तो हमें वृत्त ज्वार की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें एक और शब्द दिया हुआ है सीजी की, ठीक है, सीजी की, सी जी की। तो सीजी की क्या है? सीजी की जब तीनों पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों एक स्थिति में होते हैं, यानी एक सीधी स्थिति में होते हैं, उसको कह दिया जाता है सीजी की। और इसी में एक और वर्ड दिया हुआ है युति एंड वियुति, युति एंड वियुति। तो युति वियुति क्या है कि युति में जब 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 सन, ठीक है, यहाँ आ गया मून और ये हो गया अर्थ, जब पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, दोनों सूर्य और चंद्रमा, जब ये मान लो ये सूर्य है, ठीक है, एक सूर्य हो गया, एक चंद्रमा हो गया और यहाँ हो गई पृथ्वी, यहाँ हो गई पृथ्वी, तो जब ये दोनों पृथ्वी के एक साइड में होते हैं तो वो स्थिति कहलाती हमें युति। ये क्या होगा? ये स्थिति है युति की, युति की, ठीक है। और ये स्थिति कब देखने को मिलती है? युति की स्थिति कब देखने को मिलती है? ये मिलती है अमावस्या को, अमावस्या को, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है, सूर्य ग्रहण जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। किसकी संभावना बढ़ जाती है? ये बढ़ जाती है सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण, ठीक है। उसके बाद में एक है वियुति। तो वियुति की स्थिति में क्या होता है? वियुति में क्या होता है, जब सन, फिर बीच में आ जाएगी अपनी पृथ्वी और फिर आ जाएगा मून, ठीक है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है तो वो स्थिति कहलाएगी वियुति की। तो वियुति की स्थिति हमें कब देखने को मिलती है? ये मिलती है पूर्णिमा को, पूर्णिमा को, ठीक है। और इस समय पर जो है चंद्र ग्रहण की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो निम्न ज्वार है वो कब में देखने को मिलता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को, ठीक है। और जैसे एक महीने में 2 निम्न ज्वार आते हैं और 2 वृत्त ज्वार आते हैं, तो जो वृत्त ज्वार हैं वो कब आएंगे? ये अमावस्या को और पूर्णिमा को देखने को मिलते हैं। और युति वियुति की स्थिति कैसी है ये भी आपको याद रखना है कि कब इसकी किसकी स्थिति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमग्न तट के लिए निम्नलिखित औसत ढालों में से कौन सा उपयुक्त है। ठीक है, पहला है 1 डिग्री या कम, दूसरा है 1 डिग्री से 3 डिग्री, तीसरा है 3 डिग्री से 5 डिग्री और चौथा है 5 डिग्री से 60 डिग्री। तो जो निमग्न तट है वो जो मतलब महासागरीय अधस्थल के 4 प्रकार दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो है महाद्वीपीय निमग्न तट, निमग्न तट, ठीक है। इसका क्रम भी पूछा था, अभी जो केबीएस का एग्जाम हुआ था इनका क्रम भी पूछा था, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल, और तीसरा हो जाएगा गहरे समुद्री गहरे महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान, ठीक है। और चौथा हो जाएगा गर्त, गर्त, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो इसमें पूछा है कि जो निमग्न द्वीप है, महाद्वीपीय निमग्न तट की बात की है, तो इसका जो औसत ढाल है वो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री या इससे कम। इसकी जो ढाल प्रवणता है 1 डिग्री या इससे कम हमें देखने को मिलती है। और साथ साथ में और क्या देख लेते हैं कि जो ये महाद्वीपीय निमग्न तट है वो महाद्वीपों के सीमांत क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इनका निमग्न तट की औसत चौड़ाई कितनी होती है? इनकी औसत चौड़ाई होती है लगभग 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर। और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं निमग्न तट का, कि सबसे चौड़े जो निमग्न तट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे चौड़े कहाँ पाए जाएंगे? सबसे चौड़े निमग्न तट पाए जाएंगे साइबेरियाई तट पर, ठीक है। और संकीर्ण कहाँ होंगे? चिल्ली तट, चिल्ली तट पर। ये कितना है? ये लगभग 1500 किलोमीटर है, ठीक है, 1500 किलोमीटर है। और एक और यहाँ पर दिया हुआ है जो महाद्वीपीय सेल्फ क्या है, मतलब सेल्फ अवकाश क्या है। तो जब महाद्वीपीय ढाल जिस तीव्र ढाल पे समाप्त होते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है? उसको कह दिया जाता है महाद्वीप सेल्फ अवकाश, ठीक है। उसके बाद में है महाद्वीपीय ढाल। तो जो ये महाद्वीपीय ढाल है इसकी ढाल प्रवणता कितनी है? इसकी है 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, ठीक है, 5 डिग्री के बीच में इसकी ढाल प्रवणता है। और इसकी गहराई कितनी होती है? जो ये महाद्वीपीय ढाल है इसकी गहराई कितनी होती है? इसकी होती है 200 मीटर से 300 मीटर के 3000 मीटर के बीच में, ठीक है, 3000 मीटर के बीच में। उसके बाद में है गहरे महासागरीय मैदान। गहरे महासागरीय मैदानों की सिर्फ गहराई पूछी जाती है। इनकी गहराई है कितनी होती है? 3000 मीटर से 6000 मीटर, 6000 मीटर। इसको हम 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में है गर्त। गर्त के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पूछा जाता है कि कितने गर्त हैं? टोटल 57 गर्त हैं, ठीक है। 57 गर्त में से 32 गर्त हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, और 19 गर्त हैं ये अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और बचे 6 गर्त हैं हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। तो ये मोटी मोटी चीजें हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। इन चारों का क्रम हमें याद होना चाहिए। महाद्वीपीय निमग्न तट है, महाद्वीपीय ढाल है, गहरे समुद्री मैदान है, और उसके बाद में गर्त है। और इनके बारे में जो मतलब मोटी मोटी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित जलवायु वर्गों में से वर्षण से ज्यादा संभाव्य वाष्पीकरण है कौन सी में है? मतलब ठीक है कि वहां पर बारिश से ज्यादा वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। ऑप्शन 1 है उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा है शुष्क जलवायु, तीसरा है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु, और चौथा है शीत जलवायु। तो कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा कि जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया है, ठीक है, 6 इन्होंने जो है 6 वर्ग
6 वर्गों में जलवायु को वर्गीकृत किया है। इसमें पूछा है कि जो वर्षण एक को वर्षण के आधार पर, एक को जो है वर्षण के आधार पर, और बाकी जो है इनको तापमान के आधार पर, तापमान और वर्षा के आधार पर इन्होंने अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसमें वर्षण पूछा है कि वर्षण से ज्यादा संभाव्य वाष्पीकरण कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। शुष्क जलवायु, जो बी जलवायु है, वहां पर हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है उसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है, वो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे मिलाने वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है वहां पर क्या होगा कि पूरे वर्ष भर का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता है। ठीक है, फिर है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु में क्या होगा कि जो सबसे शीत महीना है, सबसे ठंडे महीने का, शीत माह का जो टेम्परेचर है वो कितना बना रहता है, 3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, फिर है शीत जलवायु। शीत जलवायु में क्या होगा कि पूरे वर्ष भर का, यानी पूरे साल भर का, पूरे वर्ष भर जो तापमान है वो कितना बना रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऑप्शन एक है पर्वतीय, दूसरा है चक्रवातीय, तीसरा है संवहनीय, चौथा है पर्वतीय और चक्रवातीय दोनों ही। तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। अभी अभी हमने देखा कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर क्या होता है कि जो सूर्य की स्थिति है, ये मान लो कि यहाँ सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर वर्ष भर बनी रहती है। तो इससे क्या होगा कि जो पृथ्वी का धरातल गर्म होगा, गर्म होकर हवाएं गर्म होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठकर यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होगा और धाराएं संवहनीय जो हवाएं हैं गर्म होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कपासी वर्षा मेघ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेंगी, ये करेंगी कपासी वर्षा मेघ का। ठीक है, वर्षा मेघ का निर्माण करती हैं। उससे क्या होता है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर जो है दोपहर के बाद में 2 से 4 के बीच में एक मूसलाधार वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो इनसे क्या होगा, हमें मूसलाधार वर्षा देखने को मिलती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा, संवहनीय वर्षा हमें देखने को मिलती है। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जब हवाएं ऐसे आएंगी, ठीक है, ऐसे पर्वतों से टकराएंगी, पर्वतों से टकराकर ऊपर चढ़ेंगी, ठीक है, और यहाँ पर बादलों का निर्माण करेंगी। यहाँ पर क्या करेंगी, बादलों का निर्माण करके यहाँ पे जो पर्वत मुखी ढाल है यहाँ पर बारिश करती है, और जो पर्वत विमुखी ढाल है वहाँ हमें सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। यानी जितनी बारिश यहाँ हो रही है उसके कंपेरिजन में यहाँ बहुत कम बारिश हमें देखने को मिलती है। चक्रवातीय वर्षा क्या है, जो चक्रवातों के साथ में बारिश आती है वो चक्रवातीय वर्षा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां पर कोरियोलिस बल नहीं है। ऑप्शन एक है भूमध्य रेखा के आसपास, दूसरा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर या दक्षिण के आसपास, तीसरा है 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर या दक्षिण के आसपास, चौथा है ध्रुवों के आसपास है। तो पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां पर कोरियोलिस बल नहीं होता है। तो कोरियोलिस बल हम जैसे देखते हैं कि जैसे ये क्या है, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये मान लो यहाँ पर 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कोरियोलिस जो है बढ़ता जाता है। यहाँ पर सबसे जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यहाँ पर सबसे कम कोरियोलिस बल हमें देखने को मिलता है। कोरियोलिस बल क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कोरियोलिस बल है वो क्या है, एक विक्षेपण बल है। कोरियोलिस बल क्या है, एक विक्षेपण बल है, ठीक है, इसको विक्षेपण बल भी कह दिया जाता है, विक्षेपण बल भी कह दिया जाता है। कोरियोलिस बल का निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है इस बल का, ये बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे सबसे कम हमें जो कोरियोलिस बल है वो 0 डिग्री अक्षांश पे देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल है वो 90 डिग्री अक्षांश पे देखने को मिलता है। अभी अभी जो एग्जाम हुआ था केवीएस एनवीएस का, उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, कुछ डिग्री दी हुई थी कि कौन सी डिग्री पे कोरियोलिस बल सबसे अधिक होगा, उसमें शायद 70 डिग्री था, सबसे जो उच्च अक्षांश था वो 70 डिग्री था, यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर कोरियोलिस बल जो है बढ़ता है, ठीक है, अक्षांशों के समानुपाती होता है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना बल नहीं है, तो कोरियोलिस बल कहाँ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास में, ध्रुवों के आसपास में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कोरियोलिस बल कहाँ होता है, ध्रुवों के आसपास में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम है? ऑप्शन एक है सफाई, दूसरा है सूचना और कंप्यूटर, तीसरा है औद्योगिकरण और चौथा है जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी ने सिर्फ ये पढ़ने से ही नहीं आएगा, आप ढूंढते रह जाओगे पूरी एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम भी ऐसा दिया हुआ है कि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि सबसे नूतन कौन सा है, सबसे पुराना और नया कौन सा है, कहाँ से युग स्टार्ट हुए हैं, कहाँ से औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मानव विकास के इतिहास में सबसे न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, सूचना और कंप्यूटर सफाई। तो इसमें जो है पांच पांच क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। एक नंबर पे हो जाएगा उसमें सूचना और कंप्यूटर। ठीक है, सूचना और कंप्यूटर। दूसरे नंबर पर है जैव प्रौद्योगिकी, तीसरे नंबर पर है सफाई और चिकित्सा चिकित्सा चौथे नंबर पर आ जाएगा उसमें, 4 नंबर पर क्या है? परिवहन परिवहन। ठीक है, और 5 नंबर पे दिया हुआ है औद्योगिकरण। तो ये सब 5 के 5 नाम आपको याद होने चाहिए। देखो अभी सबसे नूतन पूछा है, तो सबसे नूतन हो जाएगा ये वाला इसमें सूचना और कंप्यूटर। दूसरे नंबर पे आ जाएगा जैव प्रौद्योगिकी, तीसरे नंबर पर आ जाएगा सफाई और चिकित्सा, चौथे नंबर पर आ जाएगा परिवहन। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मानव विकास उपागमों में से किसके साथ अमर्त्य सेन का नाम जुड़ा हुआ है? ये एक बहुत ही बड़ा नाम है, अमर्त्य सेन। ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, पहला है क्षमता उपागम, दूसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, तीसरा है कल्याण उपागम और चौथा है आय उपागम। तो जो अमर्त्य सेन है उनका नाम किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर अपना पहला सही हो जाएगा, क्षमता उपागम। जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है ये किसने दिया था? ये दिया था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए। जैसे अमर्त्य सेन जी के बारे में पूछा है, वैसे इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो आधारभूत आवश्यकता, इसको ये क्या है? आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये किसने दिया था? ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दिया गया है। ठीक है अगर इनका क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आय उपागम, उसके बाद में है कल्याण उपागम, फिर है आधारभूत उपागम, फिर है क्षमता उपागम। ठीक है, अगर क्रम पूछ लिया जाए तो। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचक बनाया है? ठीक है, ऑप्शन एक है BLS प्रकाश राव, दूसरा है महबूब उल हक, तीसरा है मनमोहन सिंह और चौथा है ब्रंटलैंड। तो जो मानव विकास सूचकांक है वो बनाया था एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है महमूद उल हक। इन्होंने ये जो है ये मानव विकास सूचकांक बनाया था। कब बनाया था? 1990 में। ठीक है, और यूएनडीपी ने भी इसको जो है कब स्टार्ट कर दिया था प्रकाशित करना? 1990 से ही शुरू कर दिया था। ब्रंटलैंड क्या है? एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी। ठीक है, और वो किससे संबंधित थी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट है एक, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये कब आई थी? ये आई थी 1987 में। ठीक है, एक ब्रंटलैंड, गैरो ब्रंटलैंड एक नॉर्वे के पीएम है और उनकी अध्यक्षता में एक जो एक सम्मेलन हुआ था एक, तो उसकी जो अध्यक्षता इन्होंने की थी और अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, उसी को कहा गया है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो ये किससे संबंधित हो जाती है? ये सतत विकास से संबंधित। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर एक है इंडोनेशिया, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है ब्राजील, चौथा है नाइजीरिया। तो इसका आंसर तो हम लगाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी जो है कुछ 2025 में इनका क्रम जो है चेंज हो गया है। ठीक है, क्या क्रम हो गया है इनका? इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश हैं वो आपको जो है इनके नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं, सबसे पहले कौन है? अपना प्यारा भारत। ठीक है, दूसरे नंबर पर किसको पछाड़ा है हमने? चीन को। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? यूएसए। ठीक है, चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, पांचवें नंबर पर है अपना पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है,
पाकिस्तान के बाद में जो है 5वें नंबर पे हो गया पाकिस्तान और 6ठे नंबर पे हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया। 7वें नंबर पर कौन सा आ जाएगा? 7वें नंबर पे आ जाएगा ब्राजील। ब्राजील। 8 नंबर पे है बांग्लादेश। ठीक है। 9 नंबर पे है रूस और 10 नंबर पे आ जाएगा इथोपिया। इथोपिया। ठीक है। तो ये 10 के 10 नाम आपको याद होने चाहिए 2025 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है भारत, चीन, फिर रूस, सॉरी भारत, चीन, यूएसए, फिर है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और इथोपिया। ठीक है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है ऊपर से नीचे की तरफ भी। जैसे इसमें दिया हुआ है कि किसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, तो ऊपर वाले 2 हटा करके तीसरा इसमें पूछ लिया गया है, इसीलिए हमें ये 10 के 10 याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव पदार्थ को मिट्टी में मिला देता है? ठीक है। ऑप्शन 1 है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है अपघटक। ठीक है। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका और जो हम पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के लेके आ रहे हैं ये तरीका आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। तो इसमें जो जैव घटक है उसको मिट्टी में मिला देता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा अपघटक। ठीक है। शाकाहारी का क्या होते हैं कि जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं, यानी जो प्राथमिक उत्पादक हैं, जो घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनको खाने वाले हो जाएंगे यहाँ पे शाकाहारी। और जो शाकाहारी को खाते हैं यानी जो प्रथम उपभोक्ता है, शाकाहारी को कहा जाता है प्रथम उपभोक्ता। ठीक है। ये है प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता। और प्राथमिक उत्पादक अलग होता है। प्राथमिक उत्पादक होता है, जैसे प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक में आ जाएगा पेड़ पौधे, घास, ये सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक उत्पादक में। ठीक है। जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं वो प्रथम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और जो प्राथमिक उत्पादक को, पेड़ पौधों कौन खाएंगे? शाकाहारी। ठीक है। और शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी। और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को कौन खाएगा? जो मांस भी खाता हो, जीव जंतु को खाता हो, पेड़ पौधों को खाता हो, वो हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है वह आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता लिए हुए हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 है टेक्नोपोलिस, दूसरा है मेट्रोपोलिस, तीसरा है मेगालोपोलिस, चौथा है कॉनरवेशन। ठीक है। इसमें पूछा है कि जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, ठीक है, जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर भी है और उच्च विशिष्टता लिए हुए हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा टेक्नोपोलिस। ये वाला वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रौद्योगिकी ध्रुव। ठीक है। इसका नाम क्या दिया हुआ है? प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी ध्रुव। ठीक है। ये वाला शब्द वहां पर दिया हुआ है। फिर है मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस। ये जनसंख्या के आधार पर जो शहरों का वर्गीकरण किया गया है वो है। और अपनी एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है। मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था जीन गोटमैन ने। जीन गोटमैन ने। ये नाम भी बहुत बार पूछा गया है और ये सन भी बहुत बार पूछी गई है। कब दिया गया था? 1957 में ये जो है जीन गोट ने मेगालोपोलिस शब्द दिया था। ठीक है। कॉनरवेशन क्या है कि बहुत सारे सन्नगरों का जो समूह होता है वो कॉनरवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर निम्नलिखित में से कौन से 2 जल खंडों को जोड़ती है? ठीक है। ऑप्शन 1 है भूमध्य सागर और लाल सागर, दूसरा है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, तीसरा है लाल सागर और अरब सागर, चौथा है लाल सागर और हिंद महासागर। तो जो स्वेज नहर है वो किस किस को जोड़ेगी? ऑप्शन नंबर अपना 1 राइट हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो स्वेज नहर है उसके उत्तर में कौन सा पोर्ट है। ठीक है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे ये स्वेज नहर है पूरी की पूरी, तो उत्तर में कौन सा पोर्ट आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा पोर्ट शहीद। पोर्ट शहीद। जैसे अभी जो पेपर हुए थे केवीएस से एनवीएस वाले, उसमें भी
शायद एएमआरएस का पेपर था, उसमें पूछा था कि जो पनामा नहर है उसका उत्तर पोर्ट कौन सा है, ठीक है, उत्तर पोर्ट कौन सा है, उत्तर पोर्ट पूछा, कोलोन था उसमें, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी पूछा जा सकता है। देखो एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक एक लाइन पढ़नी होती है, ठीक है। पोर्ट सईद है और ये तो हो जाएगा इसका उत्तर में, और दक्षिण में कौन सा है, पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। चलो उसका भी बता देती हूँ। जो पनामा नहर है, पनामा नहर है, पनामा नहर, पनामा नहर ऐसे है, इधर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो इसके जो उत्तर में है, यहाँ तो है पनामा, पनामा, और यहाँ है कौन सा, कोलोन, कोलोन पोर्ट, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तृतीय क्रियाकलाप में कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर 1 है निर्णयकर्ता, दूसरा है परामर्शदाता, तीसरा है मौद्रिक बैंकिंग, चौथा है नीति निर्धारक। तो तृतीय क्रियाकलाप में कौन से आएंगे, जैसे हमारे अपने एनसीईआरटी में दिए हैं, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ठीक है। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जो प्रथम क्रियाकलाप है उनको कहा जाता है रेड कॉलर, द्वितीय क्रियाकलाप है उनको कहा जाता है ब्लू कॉलर, तृतीय क्रियाकलाप को कहा जाता है पिंक कॉलर, और जो चतुर्थ क्रियाकलाप है उनको कहा जाता है व्हाइट कॉलर, और जो पंचम क्रियाकलाप है उनको कह दिया जाता है गोल्डन कलर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पूछा है तृतीय क्रियाकलाप, तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या आता है, इसमें आ जाएगा व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, परिवहन, परिवहन और सेवाएं, सेवाएं ये किस में आएंगी, ये सब के सब आएंगे इसमें तृतीय क्रियाकलाप में। सेवाएं में दो दिया हुआ है, एक तो मौद्रिक नीति, सॉरी बैंकिंग, मौद्रिक बैंकिंग, सॉरी मौद्रिक बैंकिंग, और एक दिया हुआ है बीमा, ठीक है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। सेवा के अलावा क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। मौद्रिक बैंकिंग तृतीय क्रियाकलाप में आएगा, और जो निर्णय करता है, परामर्शदाता है और नीति निर्धारक है, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे, ये आ जाएंगे पंचम में, ठीक है। जो पंचम क्रियाकलाप है उसमें ये तीनों के तीनों हमें देखने को मिलते हैं। जो प्रथम क्रियाकलाप है उसमें कौन से आएंगे, प्रथम क्रियाकलाप में आ जाएगा जो अपना कृषि है, खनन है, पशुपालन है, ठीक है, ये सब आ जाएंगे प्रथम क्रियाकलाप में। दूसरे क्रियाकलाप में आ जाएंगे उद्योग, विनिर्माण उद्योग जो होते हैं वो दूसरे क्रियाकलाप में आ जाएंगे। तीसरे में ये सभी आ जाएंगे, और चौथे में जो अनुसंधान या सूचना से आधारित है वो चौथे क्रियाकलाप में आएंगे, और पांचवें में निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि नहीं है। ऑप्शन 1 है कर्तन और दहन, दूसरा है कालखोज, तीसरा है मिल्पा, चौथा है लदांग। तो जो स्थानांतरित कृषि है अपने नॉर्थ ईस्ट में जो कृषि की जाती है उसको झूमिंग कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। और भारत में भी और राजस्थान में भी, भारत में भी अलग अलग जगह पर जो स्थानांतरित कृषि है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पूछा है कि कौन सी जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन 1 है कर्तन और दहन, इंडिया में कर्तन झूमिंग कृषि को कर्तन और दहन भी कहा जाता है, मतलब जो स्थानांतरित कृषि है उसको कर्तन और दहन भी कहा जाता है। दूसरा है कालखोज। तो कालखोज क्या है, यह जो सोवियत रूस है, सोवियत रूस में की जाने वाली एक क्या है, सामूहिक कृषि है, सामूहिक कृषि है। स्थानांतरित कृषि में तो क्या होता है कि आज यहाँ पर खेत बना लिया, मतलब जो जंगल है उसको साफ करके जला करके वहाँ कुछ टाइम खेती की, फिर उस चीज को, उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वहां से सफाई की, काटा, और वहां फिर वहां की घास फूस को जला करके वहां कृषि शुरू कर दी। तो ये क्या हो गया, ये स्थानांतरित कृषि हो गई, ठीक है। तो ये जो कालखोज है वो सोवियत रूस में की जाती है, ये स्थानांतरित कृषि नहीं है, ये एक सामूहिक कृषि है, ठीक है। फिर है मिल्पा, मिल्पा भी एक स्थानांतरित कृषि है। इसको जो है मैक्सिको, मैक्सिको, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो इसीलिए मैं बार बार जो है मतलब ये बोलती हूँ कि आप जब भी एमसीक्यूज करें या पीवाईक्यूज करें तो आपको जैसा भी आता हो, अगर नहीं आता है तो आप जाके देख लें अपने बुक में या नोट्स में कि आप चारों ऑप्शन सोल्व करने की कोशिश किया करो। इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा कि आपकी जो मतलब एक तो याद करने की जो मतलब मेमोरी पावर बढ़ेगी और साथ साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमें कितनी चीज़ें याद हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहीं से तो आते हैं क्वेश्चन। कभी पूछ लिया कि मैक्सिको में कौन सी कर्सी होती है, कभी पूछ लिया इनको मिलान करो, जैसे अभी पूछ लिया कि कौन सी स्थानांतरित कर्सी नहीं है। देखो जहाँ से हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, इसीलिए हम चारों ऑप्शन कर रहे हैं कि क्वेश्चन इन्हीं के आसपास से बनेंगे। जो ऑप्शन में नाम दिए हुए हैं बाकी 3 आंसर के अलावा, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो दिया है। इसीलिए हमें अगर हम ये पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो जो मिल्पा स्थानांतरित कृषि का नाम है मैक्सिको और जो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। लदांग कहाँ कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया क्या कह दिया जाता है, इसको लदांग कह दिया जाता है। एक और है कोनुको, कोनुको, ठीक है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, कोनुको। एक है रे, रे कहाँ कहा जाता है, ये कहा जाता है वियतनाम में, वियतनाम में, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, कहाँ किसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाले भाषा परिवार लोग हैं, मतलब सबसे ज्यादा बोले जाने वाले भाषा परिवार कौन से हैं। पहला है ऑस्ट्रिक, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी तिब्बती और चौथा है भारतीय यूरोपीय। देखो कई बार तो इनका ये वाला क्वेश्चन भी मतलब बहुत बार पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछ लिया कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा परिवार कौन सा है, कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम बोले जाने वाले भाषा परिवार कौन सा है, कभी उनका परसेंटेज पूछ लिया जाता है, कभी उनकी जगह पूछ ली जाती है। जैसे अभी जो केवीएस का एग्जाम था उसमें पूछा था चीनी तिब्बती मतलब निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश उसका आंसर था, ठीक है। तो आपको जो टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, वो पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए परसेंटेज के साथ में, और साथ में उनकी जगह भी कहाँ कहाँ पर कौन सी जो बोली बोली जाती है। तो इनका परसेंटेज देख लेते हैं कि जो ऑस्ट्रिक है इसका परसेंटेज है 1.38%, ठीक है, 1.38%। उसके बाद में है द्रविड़, द्रविड़ का कितना है, लगभग 20%, ठीक है। फिर है चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती का कितना है 0.85%, ठीक है। उसके बाद में है भारतीय यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय का है 73%, 73%। तो ये सभी के सभी प्रतिशत आपको याद होना चाहिए। अगर सबसे कम पूछा जाए, जैसे अभी सबसे ज्यादा पूछा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा। भारतीय यूरोपीय 73% लोग जो है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार के हैं, ठीक है। सबसे कम किसके हैं, सबसे कम हो जाएंगे चीनी तिब्बती 0.85%। अगर क्रम पूछा जाए तो क्रम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले भारतीय यूरोपीय आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, भारतीय यूरोपीय आ जाएगा, दूसरे नंबर पर द्रविड़ आ जाएगा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिक आ जाएगा। देखो सबसे पहले भारतीय यूरोपीय, दूसरे नंबर पर आएगा द्रविड़, तीसरे नंबर पर आ जाएगा अपना ऑस्ट्रिक और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, चीनी तिब्बती, ठीक है। तो इनका क्रम भी हमें याद करना है। तो ये वाली जो ये मतलब इसकी आंसर की दी हुई है, और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आंसर की के साथ में। और अभी तक इससे पहले मैंने जो पीडीएफ मतलब बनाई है, क्वेश्चन बनाए हैं, तो उनका आंसर की मैंने नहीं बनाई थी लास्ट में, क्योंकि आप लोग वीडियो देखकर भी उनके आंसर लगा सकते हो। लेकिन आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी कि आंसर की के साथ में जो है मैं पीडीएफ डालूँ, ठीक है। तो अब लास्ट में हमें क्या देखना है, अगर आपको ऐसे ही मैराथन क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मैं आगे की क्लासेस लेके आऊँगी, वरना फिर जैसे चल रहा था वैसे ही हम करने वाले हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।